वक्त हम लोधी स्टेट में, और यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद है, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि बिल को लेके इन दिनों पूरे देश भर में जो बवाल चल रहा है, आप सभी भली भांति जानते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रमेश बिधूड़ी जी बताएंगे, आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन जी, मुकेश जी, हमारे जो मीडिया का काम देखते हैं, आप सब लोगों को आज कष्ट दिया गया है। देश के अंदर कुछ लोग जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक स्वयं तो कुछ जनहित और देश के रास्ते के बारे में कर नहीं पाए, क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचारों से अपने घरों को भरने से फुर्सत नहीं थी। देश का किसान आत्महत्या करता था, चर्चाएं होती थी देश के अंदर कि किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसीलिए देश के अंदर समय समय पर हर वर्ग के लोगों को उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाए कि जिससे वो लोग स्वावलंबी होकर अपना जीवन जी सकें। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के तुरंत बाद ओथ लेने से पहले ही सेंट्रल हॉल में कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। देश में 86% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी उनका व्यवसाय कृषि है। आप सब बड़ी प्रकार जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। इसलिए समय के चलते चलते देश के अंदर अब किसानों के पास उनकी जो जोत की जमीन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। आज जिसके दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी, उनके पिताजी 4 भाई हो गए, वो 10 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ में बट गई। फिर हमारी तीसरी पीढ़ी में आने के बाद वो अपने आप में 4 भाई, एक बेटे के एक पिता के हो गए चारों में से, तो वो 2.5 एकड़ और 4 जगह बांट दो, तो जमीन कहाँ बच गई। तो गरीब लोगों के लिए अब जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, तो वो कहाँ तो बैल रखेगा और कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा। इसीलिए कुछ लोग पलायन करने लगे शहरों की तरफ। नौजवान बच्चे घर का लालन पालन कैसे हो, 1 एकड़ में कैसे गुजारा हो, उनका पलायन शुरू हो गया शहरों की तरफ रोजगार के लिए। 1 एकड़ जमीन या 2 बीघे जमीन या 4 बीघे जमीन में उसका गुजारा होना, तो वो जमीन व्यर्थ में बंजर के रूप में गांव में पड़ी रहने लगी, या कहीं ना कहीं बटाई वटाई पर गांव में किसी को वो देने लगे, जिनका किसी भी रूप में करार नहीं होता था लिखित रूप से। ऐसा कानून नहीं था जिससे किसान को श्योरिटी मिले कि किसान की उसकी फसल का उपज का कुछ मिल जाए। उसके लिए कानून बनाए गए हैं देश के अंदर 3, एक ही साथ में 3 कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए थे। पहले कानून के अंदर किसान को ये छूट मिले कि किसान अपनी उपज को अपने मूल्य मिलने के तय तक कहीं किसी भी सूरत में किसी भी रेट में और किसी को भी बेच सकता है। अब वो बाउंड नहीं है कहीं कि बिचौलिया और मंडियों के माध्यम से वो बाध्य है कि उनको फसल उनको वहीं देनी पड़ेगी उसी रेट के ऊपर। दूसरा बिल लाया गया था कि किसान अपनी फसल को किसी के साथ भी, जैसे मैंने कहा पहले भी बटाई पे देते थे वर्बली, करार करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, लेकिन करार केवल फसल का होगा, जमीनों का नहीं, खेत का नहीं, केवल फसल का करार होगा फसल बोने से पहले। तो वो करार कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि बाद में कोई उससे मुकरे ना। तीसरा था कि जिस प्रकार से किसान पहले बाउंडेशन थी राज्यों के अंदर कि कोई भी स्टॉक रखने वाला व्यक्ति, गोडाउन बनाने वाला व्यक्ति, व्यापारी हो या मंडियों में रखने वाला व्यक्ति हो, वो एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक अपनी फसल का, अनाज का नहीं रख सकता था। अब इसमें छूट दी गई है, कोई व्यक्ति कितनी भी फसल अनाज खरीद कर और वो स्टॉक रख सकता है किसी राज्य के अंदर। जैसे राजस्थान में सपोज करो कपास ज्यादा हो गई, बाजरा ज्यादा हो गया, अब जो व्यापारी है उसको अधिकार है, या मंडी में रहने वाला व्यक्ति स्टॉक केवल वो 10 क्विंटल रख सकता है, 1000 क्विंटल रख सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लगा लो। अब
फसल ज्यादा पैदा हो गई राज्य के अंदर। अब उसको किसान वो खरीद ही नहीं सकता था, किसान को वो कह देता था मैं तो खरीद नहीं सकता, किसान मजबूर होता था। मजबूर होने के कारण से वो फसल को आने पाने में इधर उधर देना पड़ता था, इधर उधर भागना पड़ता था। जैसे मैंने कहा, छोटा किसान है तो कहाँ बाजार में लेके आएगा, कहाँ दूसरे राज्य में लेके जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं थी लेके जाने की। इस प्रकार के 3 कानून ये लाए गए थे। इस कानून के अंदर जो किसान को छूट दी गई थी कि वो करार करके अपनी फसल पैदा कर सकता है। ऐसा फसल पैदा करने के लिए अब उसको करार करने के लिए केवल फसल का करार करना है कि जुताई से पहले करार हो गया कि मेरे 1 एकड़ जमीन में, छोटा जैसे मैंने कहा जो किसान की हो गई 1 एकड़ में सपोज करो मेरे 50 मन गेहूं पैदा होने, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद समय समय पर प्रकृति की मारें पड़ती रहती किसान के पास, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, ओले पड़ गए, फसल डूब गई। तो अब जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान का उससे कोई लेना देना नहीं, जो करार करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको उस 50 मन गेहूं की कीमत किसान को देनी पड़ेगी, चाहे वो ओले पड़ जाओ चाहे बाढ़ आ जाओ। इसके प्रकृति की मार से किसान को बचाव वाला ये कानून है। गांवों के अंदर किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास क्षमता है किसानी करने की, उसके पास अपनी जमीन तो कम है, अब वो दूसरे लोगों से भी लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और पहले भय रहता था अगर खेती में किसान को अगर अपनी फसल को दे दिया बटाई पे और 10-11 साल तक वो उसको बोता जोतता रहा तो वो कहीं ना कहीं अपनी गिरदावरी बड़ा चलाकर भूमिधर बन जाया करता था। तो किसान की जमीन पर वो गरीब आदमी, छोटे किसान की जमीन पर कुछ लोग बटाई के नाम पर कब्जा भी कर लिया करते थे, वो अदालतों में लोग भटकते रहते थे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी प्रकार का जमीन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, खेत उसी का रहेगा। इसमें किसान को क्या लाभ दिया गया है कि अगर कहीं ना कहीं जैसे ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया और कॉन्ट्रैक्टर सपोज करो कहीं ना कहीं मुकरता है तो एसडीएम को अधिकार दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम उस मामले का निपटारा करेगा जिसमें करारकर्ता अगर कहीं ना कहीं मुकर रहा है तो 30 दिन के अंदर एसडीएम उसको उसकी पूरी कीमत दिलाने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। एसडीएम उनको छूट देगा, भाई 2 आदमी तुम अपने ले आओ, 2 आदमी करार करने वाला ले आए, बैठ के फैसला कर लो। इस बिल में प्रोविजन है। वो फैसला नहीं करते हैं तो 30 दिन में एसडीएम को निर्णय देना पड़ेगा। जो लोग दादा का मुकदमा था, पोते तक चलते रहते थे, सिविल चलते रहते थे, अब वो इस करार से ये कानून देश में बना दिया गया है, विद इन द पीरियड इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एसडीएम पे अगर किसी को कहीं गड़बड़ लग रही है तो एडीएम डीएम के पास भी जाकर अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर, और उसको एक न्यायिक अधिकार दिए गए, मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए गए कि वो उस पर निपटारा करके जुर्माना सजा वो कर सकता है। इसमें किसान का क्या फायदा है? अगर किसान कहीं किसी बात को लेकर मुकरता है, सपोज करो किसान कहता है कि भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था 50 मन गेहूं का, गेहूं हो गया 70 मन, सपोज करो, या भाव के अनुसार हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गेहूं 20 रुपए किलो था, लेकिन जब फसल पककर तैयार हो गई तो गेहूं हो गया 30 रुपए किलो। बढ़ गई कीमत तो करारकर्ता को, कॉन्ट्रैक्टर को, किसान को बड़ी कीमत पर पैसा देना पड़ेगा। ये इस कानून में प्रोविजन। कम हो गई तो किसान जिम्मेवार नहीं, ज्यादा कीमत बढ़ गई तो करारकर्ता को उस टाइम की सरकार की एमएसपी डिक्लेयर हो, चाहे मार्केट में वो फसल महंगी बिक रही हो तो किसान को महंगी पैसे पर उसकी कीमत देने के लिए करारकर्ता बाध्य होगा। वो बाध्य नहीं होगा तो जो किसान है वो करार को तोड़ने का अधिकारी होगा। केवल किसान को उसके बुआई के पैसे, जुताई के पैसे केवल वो देने पड़ेंगे, बाकी कुछ किसान नहीं देगा। ये इस कानून के अंदर प्रोविजन रखा गया है, किसान के हित में कानून बनाया गया है। लेकिन जो लोग करार करता है, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें सीधी छूट मिल गई है। वो भी फसल पकने के बाद अगर किसान से फसल खरीद सकता है तो मंडियों पर आश्रित नहीं रहेगा, मंडियों के लिए बाध्य नहीं होंगे। जो सरकार में टैक्स लगता था, 8.5% टैक्स लेते थे, बिचौलिए जो बीच में बिचौलिया कमीशन खाते थे वो इसमें खत्म कर दिए गए हैं। वो व्यापारी भी, अब दिल्ली का भी कोई भी आदमी फसल खरीदने वाला, शहर में खरीदने वाला, किसी गांव में कोई भी फसल जाकर खुले रूप में खरीद सकता है और किसान भी बेच सकता है। वो मंडियों के अधीन अब किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। इस किसान के अंदर, इस बिल के अंदर ये जो अधिकार दिया गया है, इस अधिकार के साथ साथ ये प्रचार कर रहे हैं विरोधी
कि मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, केरल के अंदर एपीएमसी है ही नहीं, मंडियां है ही नहीं, और आप सांसद हो वहां से। एक तरफ आप कह रहे हो मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ये कि आने वाले वक्त में, ये कपिल सिब्बल का बयान है, ये राहुल, इनके कांग्रेस के उसमें है, मैनिफेस्टो में है कि आने वाले वक्त में किसान को फ्री खुली छूट दी जाएगी, वो अपनी कीमत पर अपनी फसल बेच सकता है। भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में है, लेकिन कांग्रेस इसको लागू नहीं कर पाई। स्वामीनाथन की कमेटी बनी थी 2002-2003 के अंदर। उस स्वामीनाथन की कमेटी जो बनी थी किसानों के उत्थान के लिए, आपको ध्यान होगा 2014 जब लोकसभा प्रारंभ हुई थी तो वहां पर उस टाइम सूखा पड़ गया था बहुत ज्यादा, और महाराष्ट्र में किसानों ने अधिक संख्या में, आंध्रा में किसानों ने, तेलंगाना में आत्महत्याएं की थी। विपक्ष के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। आधे घंटे की चर्चा इसमें संसद के अंदर कानून है कि किसी ज्वलंत विषय पे आधे घंटे की चर्चा विपक्ष 193 के अंदर लोग मांग सकते हैं, और वहां चर्चा सरकार को करानी पड़ती है। वो आधे घंटे की चर्चा मांगी गई थी विपक्ष ने, चर्चा हुई थी और चर्चा चली थी 3 दिन लगातार। इतने सांसद परेशान थे क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे थे, और उन किसानों के जो आत्महत्या कर रहे थे उनका कारण केवल एक ही था कि सूखा पड़ गए, उनका गुजारा कहां से हो। तो स्वामीनाथन की जो कमेटी बनाई थी, आयोग बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। सभी रणनीतिकार, नीतिकार, सभी कानूनविद या फसल के जानकार, कृषि के जानकार, सब लोगों से चर्चा देश भर में करने के बाद किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी थी। जो और 2006 में नरसिम्हा राव की, सॉरी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, राहुल जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह की बेचारे की क्या सरकार थी? मनमोहन की सरकार होती तो राहुल उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ के ना फेंकता पब्लिकली। आपने देखा होगा, पुरानी बातें अगर याद करो तो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट के पास किए हुए अध्यादेश को वो कागजी के टुकड़े की तरह फाड़ के फेंकता था राहुल गांधी। तो तब 2006 से लेकर 14 तक कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं, राहुल जी से पूछना चाहता हूं, या पंजाब के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लोगों को भड़का रहे हैं कि आप लोगों ने उस स्वामीनाथन के आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने सिफारिशें की थी कि कानून किसानों के उत्थान के लिए, ये 200 प्रकार की सिफारिशें की थी, उन्होंने 201 के करीब सिफारिशें थी, जो 2006 से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उसको छू कर भी नहीं देखा, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी कोयला घोटाले से, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से, आदर्श सोसाइटी घोटाले से, कॉमनवेल्थ घोटाले से। वहां पर माल को लूटे जा रहे थे बिचौलियों के माध्यम से लोग। राजीव फाउंडेशन के अंदर सब माल को धकेले जा रहे देश के गरीबों के। तो अब इन्होंने तो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्टों को लागू किया नहीं। इस बिल के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन की जो 200 सिफारिशें थी उन सबको मान लिया किसानों के उत्थान के लिए। मानने के बाद इस बिल को लाया गया किसानों के हित के लिए, जिसमें ये लोग, कांग्रेस के लोग और विपक्षी दल जो शोर मचा रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर, लेकिन भ्रमित लोग हो नहीं रहे। आपने भी कई चैनलों ने दिखाया है कि रेल की पटरी पर 15 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं पकड़ी बांधकर, वो कहने कि कांग्रेस के बेचारे बिचौलिए ही हैं, जिन बिचौलियों को इस कृषि बिल के अंदर समाप्त करने का काम सरकार कर रही है। वो कांग्रेस के बिचौलिए ही हैं जो इधर उधर से कांग्रेस के लिए बिचौलिएपन का काम करते हैं। तो वो लोग हैं, वो 10 या 15 पटरी पर, वरना किसान इतना कमजोर नहीं है कि अपने हित के लिए अगर वो मैदान में उतरेगा तो 10 या 15 लोग पटरी के पर बैठेंगे। तो इस बिल के अंदर इस प्रकार के प्रोविजन दिए गए हैं जिससे किसान के हितों की रक्षा हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, सॉरी एमएसपी लागू नहीं की जाएगी। अब इनको कौन बताए? तोमर साहब ने, मंत्री जी ने अभी आपके सामने जो 23 ऐसी फसल है जिसकी एमएसपी पहले से डिक्लेयर की जाती है। अगर कपास और गन्ना इनको अगर छोड़ दिया जाए तो एमएसपी पहले डिक्लेयर की जाती है, उनकी एमएसपी डिक्लेयर कर दी। एमएसपी ज्यों की त्यों हर सरकार हर साल इसी प्रकार से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसान को उसके अनाज को बेचने की डिक्लेयर करेगी। उसका देश के कानून के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, जो पूरे देश में सर्वे करके ये प्राप्त करता है कि इस फसल कितनी पैदा हो गई है, इसकी किसान को सरकार के माध्यम से मिनिमम प्राइस कितनी दी जानी चाहिए। वो उसका एक डिपार्टमेंट काम करता है, वो ऑलरेडी सर्वे करता है, वो हमेशा करता रहेगा और सर्वे करके हर वर्ष प्रतिवर्ष एमएसपी डिक्लेयर की जाती रहेगी। तो एमएसपी भी मना को कह रहे हैं वो लागू रहेगी। मंडियों को कह रहे हैं मंडी समाप्त कर जाएंगे, मंडी क्यों की क्यों रहेंगी जहां पर जिस राज्य के अंदर है। लेकिन मंडियों को हटाकर और ना हटाकर भी अब किसान बाध्य नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो केवल मंडी में ही
अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य रहेगा, और किसान ऐसा बाध्य नहीं रहेगा। किसान को किसी प्रकार का टैक्स, ऑक्ट्रॉय, चुंगी, कोई किसी राज्य का कर कोई अब देने की आवश्यकता नहीं। जो मंडियों में 6.5 से 8.5% टैक्स किसानों के द्वारा मंडियों में बिचौलियों के माध्यम से लिया जाता था, उससे किसान को मुक्ति मिल गई है। किसान का ये इस प्रकार का बिल है। लंबी बातें हैं बिल के अंदर सारी, पर 3 बिल है, तीनों मैंने विस्तार से जैसे जानकारी दी है। इस प्रकार में आप लोगों को कष्ट दिया गया कि आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए कि स्वामीनाथन आयोग आपकी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू की थी। किसान, गरीब से गरीब किसान भी स्वामीनाथन का नाम जानता होगा कि स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं वो इस किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई है। एक रिफॉर्म लाने के लिए कृषि के अंदर, उपज के अंदर एक रिफॉर्म लाया जाए, जो बहुत 40 साल पहले उद्योग के लिए लाया गया था। उससे पहले 1928 में किसानों के कभी अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था। उसके बाद एक बार 91 में जरूर प्रयास किया जब वीपी सिंह की सरकार थी, और उसके बाद भी किसानों के हित के बारे में ये सरकार ने सोचा नहीं था। तो इसीलिए मोदी सरकार ने अब किसानों के हित के बारे में ये बिल लेकर आए हैं। इसके लिए आपको निवेदन किया गया था, यही मैंने कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, किसी के मन में कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। आप 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको जवाब भी आपने दे दिए, सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने दे दिया। मेरी जो बात थी आपने कह दी। क्या ये बात सही है? जब आप कह रहे हैं तो आप गलत थोड़ी कह सकते हैं। बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आम किसान ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट इतने बड़े प्रोपेगेंडा को ये लोग अंजाम तक लेके भी आ गए, सड़क पर उतर गए हैं, बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है इस तरीके से आप लोग भी आज इनिशिएटिव दिए और संवाद दे रहे हैं, लोगों को सुझा रहे हैं, बीजेपी समझाने में समर्थ रहेगी आने वाले समय में बिल वाकई किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो? देखो, अभी तक देश के अंदर जो निर्णय हुए मोदी जी, गरीब आदमी स्वयं मोदी जी पर ट्रस्ट करता है। आपने उसके बारे में सोचा होगा, जब भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था तो ये रो रहे थे, नोटबंदी पे आई तो ये रो रहे थे, नोटबंदी गलत हुई, देश ने उसको स्वीकार किया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य उनको ये रो रहे थे, वो देश ने स्वीकार किया। धारा 370 पे ये रो रहे, तरीका गलत है। इनसे को पूछो ये तरीका गलत है तो ये टेम्परेरी क्यों रखी हुई थी 370? भाई तुम 70 साल से खानदान राज कर रहा था, परमानेंट कर देते धारा 370 को। इसका तो तुमने माना ये टेम्परेरी रखी, इसको हटाना है, तो सरकार ने हटा दिया। तो तू हटा नहीं पाई, तुम्हें दम नहीं था। मोदी जी ने धारा 370 35 हटा दी तो उसका दर्द हो रहा था। तो आप ये बताइए कि देश की जनता के हित के लिए जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने लिए, किसके लिए राहुल गांधी ने, सोनिया जी ने, माँ बेटे ने विलाप नहीं किया और कांग्रेसियों को ने देश को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया था? एक चीज बता दो, वहां समर्थन किया था, लेकिन देश ने उनको स्वीकार ही नहीं किया। देश ने माना कि मोदी जी जो डिसीजन ले रहे हैं वो जनहित में डिसीजन ले रहे हैं, देश के लोग जानते हैं। वो देश में संघीय ढांचे में हरियाणा में मिलती है फ्री, पंजाब में मिल रही है फ्री, और नॉमिनल वो वहां की राज्य है, उनको अधिकार दे दिया गया, जो राज्य चाहे वो फ्री में दे। कौन से राज्य, केंद्र ने किसी को बाउंड नहीं किया इस प्रकार से। राज्य अपने किसानों को और इससे ज्यादा को फैसिलिटीज देना चाहते तो देश बिल का उससे कोई लेना देना नहीं, वो खुली छूट है राज्यों। गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया जा रहा, हमेशा बढ़ाया जाता है, इस बार बढ़ेगा, हमेशा बढ़ रहा है। पहले गन्ने वाले रोते बैठते, लाइनें लगी रहती थी। आप देखो किसान में गन्ने को लेकर के किसानों ने कोई पिछले 4 साल में योगी जी के नेतृत्व में कोई किसी प्रकार का कहीं हुड़दंग नजर आ रहा है? गन्ने वाले की रोते नजर, देखो जब से योगी जी की सरकार आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खुली छूट है। जिस मिल में जहां वो देना चाहे गन्ने को, दिल्ली में लाके जूस निकाल के बिकवाए, कौन मना करो, उनकी छूट। आज भी किसानों को जैसे कि इसमें भी बोला था, यूपी में जब सुना थे हर 14 दिन बाद उनकी खरीद, मगर कुछ ऐसे भी रखती है जो खरीद नहीं चाहिए। बताना उनसे, हम योगी साहब को चिट्ठी लिखेंगे, बताएंगे योगी साहब को ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ प्रकार की है, कहीं त्रुटि हो रही है तो उसमें बिल का इससे कंसर्ट नहीं है उसका, कि बिल में किसी को बाउंड किया गया है। बिल के बारे में नहीं, मैंने वैसे आपको बताया कि कुछ मिले हैं ऐसी। पर अभी मैं भी आज तक की डेट में भी सह प्रभारी उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं जाता आता भी रहता हूँ।
मुझे कहीं कोई किसान इस प्रकार का कहीं बहुत बड़े परेशान नजर नहीं आया कि अगर किसी की पेमेंट लेट हो रही है तो उससे भी बात की जाएगी, उनको पेमेंट कराई जाएंगे, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, किसान नहीं है वो लोग, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, वो है ही नहीं, वो अब तक क्यों नहीं निकले? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस लुप्त हो गई, केवल पंजाब में सत्ता में बैठी है, वहां थोड़ा थोड़ा चिक कर रहे हैं बस वो बेचारे। हर एमएलए की ड्यूटी लगा रखी है, हर एमएलए 500 लोग लेके आए, वो अगले बार टिकट काट दी जाएगी, तो वो बेचारे 500 रुपए देके लाते हैं उन लोगों को, जैसे इसमें लाते थे ना, शाहीन बाग में लोग लेके आते थे। और सांसद विदुड़ी जी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पूर्णतः किसानों के भले के लिए ये बिल लाई गई है और आप चिंतित ना होइए, आने वाले दिनों में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और ये जो प्रोपेगेंडा एजेंडे को लेके जो हल्ला मच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टियों का एक एजेंडा है और किसी भी तरीके से इस बिल को धूमिल करना और बीजेपी के गतिविधि और रूपरेख को धूमिल करना, यही मोटा मोटी उद्देश्य है। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए जनता जनार्दन और दिल्ली न्यूज के साथ। मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट।